हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड द साइंटिस्ट हु गेव द प्रिंसिपल एंड मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस एंड इवोल्यूशन विच आर अकर्स ड्यू टू वेरिएशन, ये सब कुछ हमको डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस विच गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल एंड ऑल द इंडिविजुअल्स विच आर फॉर्म मीन्स चिल्ड्रन रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स। ये सबको पता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर में मैच करते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मीन्स द चिल्ड्रन आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। अब अगर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे कोई ना कोई वेरिएशन जरूर होगा। तो कॉन्सेप्ट तो चलता है लाइक बिगेट्स लाइक का, मीन्स जैसा जो होगा उसी के जैसी उसकी ऑफस्प्रिंग होगी। बट ऐसा होता नहीं है। आप एक फैमिली को ले लो, वहाँ पे भी जितने मेंबर्स होंगे सबके अंदर वेरिएशन होगा। आप कम्युनिटी में चले जाओ, इवन आप किसी कंट्री को ले लो या पूरे वर्ल्ड को ले लो, आपको कोई भी दो पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर पूरी प्रॉपर्टी एक जैसी हो, मीन्स दोनों आइडेंटिकल हो। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो यहाँ पे ट्रेट के अंदर डिफरेंस आपको दिख जाता है दो इंडिविजुअल के बीच में, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन सबसे ज़्यादा आता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल बोथ द इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व एंड कैरेक्टर ऑफ बोथ आर मिक्सड इनटू देयर चिल्ड्रन, सो दे आर आइडेंटिकल विद मेल एज वेल एज विद द फीमेल, सो बोथ द कैरेक्टर्स आर कंटेन इनसाइड द चिल्ड्रन। तो अगर हम यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो ऑफ स्प्रिंग ऐसा कुछ भी होगा जिसके अंदर जो कैरेक्टर होगा वो 100% ना तो मेल से मैच करता है ना तो फीमेल से मैच करता है, इसलिए हम इसको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट्स से मैच करने लगते हैं, मीन्स इफ द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इज कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट देन इट इज कॉल्ड क्लोन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी में आपको जो ऑफ स्प्रिंग होता है बिल्कुल पेरेंट के जैसा दिखता है, इसलिए उसको हम क्लोन कह देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हमको करना है हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मीन्स हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और इसी पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है तो उसी को इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। तो जो इनहेरिटेंस है उसको हम बायो की एक ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। मीन्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर है उसको सबसे पहले डिस्कस किया था मेंडल ने, इसलिए मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। बट द मेंडल्स वर्क वाज नॉट टेकन सीरियसली बाय द साइंटिस्ट, मीन्स मेनी ऑफ देम डिड नॉट नो अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट एंड द कंक्लूजन ड्रॉन बाय देम, इसलिए उनको कोई वैल्यू नहीं दिया गया। जब उनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद जब क्रोमोसोम्स की स्टडी हुई और उसको जब रिलेट किया गया
मेंडल्स के लॉ के साथ, तब क्लियर हुआ कि जो कुछ मेंडल ने उस टाइम पे प्रूव किया था बाय हिज एक्सपेरिमेंट, ऑल द थियरीज एंड लॉ गिवन बाय मेंडल्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको दो टाइप से हम कंसीडर करते हैं, मीन्स जो कैरेक्टर हमारे अंदर हैं वो दो अलग अलग टाइप के हैं। तो उसमें एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है, मीन्स इंडिविजुअल्स गेट दैट कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स विच आर नॉट ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट्स। ऑल सच कैरेक्टर्स आर टेकन और एक्वायर्ड फ्रॉम द नेचर। That's why the characters are classified as acquired trait and inherited traits. So all the characters which we get from the nature are called acquired traits, and the character which we transferred, the character which are transferred from generation to generation, means children get that character from their parents, are called inherited characters. तो यहाँ पे क्या होगा, जब किसी पेरेंट से आप ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर की बात करते हो तो केवल वही कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो सकते हैं जिनका लिंक जीन के साथ होता है। इफ़ कैरेक्टर्स आर नॉट लिंक्ड विद द जीन, दैट कैरेक्टर कैन नेवर बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं उनको दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक सेल एंड सेकेंड वन इज़ सोमैटिक सेल। Genetic cells are all those cells which are transferred from generation to generation, means all such cells we get from their parents। और जो जेनेटिक सेल होंगे वो कभी डाई नहीं होते क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, और सोमैटिक सेल मोर्टल होते हैं जिनकी अपनी एक लाइफ स्पान होगी। तो जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो सोमैटिक सेल के साथ लिंक रहते हैं, और सोमैटिक सेल ट्रांसफ़र नहीं होता इसलिए कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो जेनेटिक सेल के साथ लिंक करते हैं, इसलिए वो आसानी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाते हैं। जैसे एक सिंगर का बेटा सिंगर होगा ये कभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सिंगिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सोमैटिक सेल के साथ लिंक करता है, एंड सोमैटिक सेल कैन नेवर बी ट्रांसफर। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि हम नेचर में सीखते हैं या नेचर से हम उसको एडॉप्ट करते हैं, जैसे डांसिंग है, प्लेइंग है, सिंगिंग है, स्विमिंग है। ये सारे कैरेक्टर जो होंगे वो इंडिविजुअल खुद गेन किया होगा नेचर से, इसलिए उस कैरेक्टर को कभी अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं कर सकता। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होंगे जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं उसमें आपको कलर ऑफ द आई मिल जाता है, हेयर है, शेप ऑफ द लिप एंड नोज है। इसलिए किसी बच्चे का फेस देखकर कोई दूसरा बताता है कि ये मदर को गया हुआ है या फिर फादर को गया हुआ है, तो वहाँ पे जनरली आइडेंटिफाई यही किया जाता है कि उसके लिप्स का शेप किससे मैच कर रहा है, नोज का शेप किससे मैच कर रहा है, कलर ऑफ द आई किससे मैच कर रहा है। तो इस बेस पे वो वहाँ पे डिस्कस किया जाता है हाउ द चिल्ड्रन इज़ आइडेंटिकल विथ मेल और फीमेल। तो अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। तो आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को ही क्यों यूज किया था। तो देयर आर सो मेनी रीज़न बिहाइंड द टेकन ऑफ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो जो पी प्लांट है उसको पाइजम सेटाइवम बोलते हैं कि ये इसका बॉटेनिकल नेम होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था उसके कुछ पॉइंट्स आप जानते रहिए। जैसे जो पी प्लांट है उसमें वैरायटीज़ बहुत सारी मिलती हैं। ये जो वैरायटीज़ की हम बात कर रहे हैं ये उस टाइम पे बात कर रहे थे जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था। अब आज के डेट में क्या है कि आपको एक एक सीड की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि इस समय हम लोग हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं उनको यूज करते हैं जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स को मिक्स किया जाता है। लेकिन जिस टाइम पे इन्होंने उसको यूज किया था उस टाइम पे नेचुरल वैरायटीज़ नेचर के अंदर पाई जाती थी, तब हाइब्रिडाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था।
और मेंडल ने जिस टाइम पे इस एक्सपेरिमेंट को किया था उन्होंने 34 वैरायटीज ऑफ द पी प्लांट कलेक्ट किया था, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को यूज किया। इसके अलावा जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो वहाँ पे जो फ्लावर होते हैं उनके पॉलन ग्रेन और उनके स्टिग्मा को आइडेंटिफाई करना होता है और उसकी क्रॉसिंग करानी होती है। इसलिए प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसका फ्लावर थोड़ा सा बड़ा हो, जिसको हम आसानी से हैंडल कर सकें। ऐसा फ्लावर पी प्लांट के अंदर होता है, इसलिए उन्होंने उसको यूज किया। इसके अलावा जो पी प्लांट होता है उसे कल्टीवेशन बड़ा ईजिली हो जाता है, उसको कहीं पे भी आप ग्रो करा सकते हो, इसलिए इसकी लाइफ स्पान बहुत छोटी होती है। 3 to 4 मंथ में इसका पूरा एक जनरेशन आपको मिल जाता है। लेकिन मान लो अगर इसकी जगह कोई दूसरा प्लांट यूज किया जाता है जिसका लाइफ स्पान बहुत लॉन्ग होता है, जैसे अगर हम कोई प्लांट ले लें जिसमें फर्स्ट फ्लावर आफ्टर 15 और 20 ईयर्स आता है, तो अगर 20 ईयर्स के बाद किसी में फर्स्ट फ्रूट आएगा तो आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिर 20 ईयर्स वेट करना पड़ेगा उस न्यू सीड से नया प्लांट बनने के लिए। तो आप 1-2 जनरेशन से ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तक आपकी जो लाइफ है वो पूरी हो जाती है। इसलिए आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है और बहुत सारे जनरेशन को आइडेंटिफाई करना है तो आपको ऐसा कोई प्लांट यूज करना पड़ेगा जिसकी लाइफ स्पान बहुत छोटी हो। इसके अलावा जो पी प्लांट है उसमें एक सीड से जो प्लांट बनेगा उस प्लांट में पहले तो बहुत सारे फ्रूट आएंगे और हर फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं। मीन्स आफ्टर यूजिंग वन सीड you get so many seeds, means large number of seeds are produced by the pea plant। इसके अलावा जो प्लांट का फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, मीन्स मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो दोनों पार्ट होंगे तो वहाँ पे आप सेल्फ क्रॉस भी करा सकते हो और क्रॉसिंग भी करा सकते हो, इसलिए यहाँ पे पी प्लांट को यूज किया गया था। इसके अलावा क्या होता है, ये प्योर वैरायटी जनरेट करते हैं। ठीक है, प्योर वैरायटी जनरेट करने का मतलब कि जो दोनों कैरेक्टर होते हैं वो कभी मिक्स नहीं होते, या तो एक कैरेक्टर रहेगा या फिर उसका अपोजिट वाला कैरेक्टर रहता है। इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बाइसेक्सुअल है इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी होती है। और इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो हाइट है तो उसमें हाइट में बड़े हाइट वाला भी प्लांट होता है, छोटी हाइट वाला भी प्लांट होता है, इसी को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। और इसको हम इजीली गार्डन के अंदर भी ग्रो करा सकते हैं और पॉट के अंदर भी ग्रो करा सकते हैं। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू विच दिस प्लांट इज यूज्ड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था कुल 34 वैरायटीज़ उन्होंने कलेक्ट की, इसको हम कलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स बोलते हैं। उसके बाद जिन कैरेक्टर्स को हमको क्रॉसिंग में चेक करना होता है उस कैरेक्टर वाले जब सीड्स को हम अलग करते हैं तो उनको हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स बोलते हैं। तो 34 वैरायटीज़ में से बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे थे जिनके ट्रांसफ़र को आइडेंटिफाई ईजिली नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने कुछ प्लांट को या कुछ वैरायटीज़ को उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने टोटल वैरायटी जो कलेक्ट की वो 22 थी। मीन्स 22 वैरायटीज़ ऑफ पी प्लांट आर सेलेक्टेड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। लेकिन उस 22 वैरायटीज़ में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनका ट्रांसफ़र ईजिली होता नहीं था या फिर उसको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। और उन्होंने एट लास्ट 7 जो वैरायटीज़ थे पी प्लांट के उसको यूज किया था अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में, जिसके बेस पे उन्होंने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट और उस प्लांट के वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसी को अब आगे हमको डिस्कस करना है। तो उसमें क्या होगा, जो कैरेक्टर होते हैं उसमें 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होगा अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या थे पहले उसको देख लेते हैं। तो पहला उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक लिया था वो हाइट ऑफ द स्टेम लिया था। तो हाइट ऑफ स्टेम के बेस पे उनको प्लांट मिला था टॉल और ड्वार्फ। तो जो टॉल प्लांट होता है वो बहुत लंबा होता है, यानी कि इतना लंबा वो प्लांट होगा कि उसमें अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपकी पूरी हाइट वो आ जाती है, यानी वो 4 से 5 फीट तक होता है।
लेकिन जो छोटा वाला होता है वो 1 से 1.5 फीट का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे हाइट के लिए। ऐसे दूसरा जो कैरेक्टर था वो फ्लावर का कलर था। तो प्लांट के अंदर भी पी प्लांट के अंदर भी 2 कलर के फ्लावर आते हैं। उसमें एक आता है वायलेट कलर का फ्लावर और एक आता है वाइट कलर का फ्लावर। इसके बाद इन्होंने तीसरा कैरेक्टर यूज किया था जिसमें शेप ऑफ द सीड है। तो जो सीड होता है वो भी 2 शेप में आता है। आपको राउंडेड सीड भी मिलते हैं पी के और रिंकल्ड सीड भी मिलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट यूज किया था शेप ऑफ द सीड के लिए। सेम ऐसे कलर ऑफ द सीड आता है। तो 2 कलर सीड के होते हैं, येलो कलर और ग्रीन कलर। इनको आपने देखा भी होगा और इसको आप यूज भी करते हो। तो अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि पीक तो सारे ग्रीन ही होते हैं, तो ये आप इमेच्योर की कंडीशन की बात कर रहे होगे। यहाँ पे जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है वो मेच्योरिटी के बाद की बात की जा रही है, यानी कि मेच्योर होने के बाद, मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद भी जो पी प्लांट होते हैं उनके अंदर 2 कलर के सीड आते हैं। उसके बाद है शेप ऑफ द पॉड। पॉड मतलब होता है उसके पूरे फ्रूट का जो शेप होगा वो कैसा होगा। तो कुछ मटर ऐसे होते हैं जो पूरे फुल होते हैं, यानी उनके अंदर जो सीड्स होते हैं पूरे स्टार्ट से लेके लास्ट तक कंप्लीटली फिल होते हैं, इसलिए बिल्कुल वो राउंडेड आपको दिखाई देता है। और कुछ होते हैं जो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं जिसमें जो सीड होता है थोड़ी छोटी साइज का होगा और पूरा टर्मिनल तक सीड प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए वो पिचका सा रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो पॉड का कलर है। तो पॉड भी 2 कलर के आते हैं। उसमें एक आता है ग्रीन कलर का पॉड और एक थोड़ा सा आपको कम ग्रीन दिखाई देगा जिसको हम जनरली येलो बोल देते हैं। इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे जो प्लांट होता है उसके अंदर फ्लावर 2 अलग अलग ओरिजिन से जनरेट होते हैं, जिसमें एक में जो फ्लावर होगा उनके जहाँ से ब्रांच होते हैं यानी एक्सिस होती है वहाँ से जनरेट होते हैं, और कुछ में जो फ्लावर होते हैं बिल्कुल टर्मिनल पे जनरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, जो ये आपको ब्रांच दिख रहा है ये मेन ब्रांच है और यहीं से इसके नीचे से भी फ्लावर जनरेट हुआ है, इस ब्रांच से भी फ्लावर जनरेट हुआ है और टर्मिनल पे भी जनरेट होगा। लेकिन जो टर्मिनल होते हैं उसमें फ्लावर केवल टर्मिनल पे आता है, नीचे ब्रांच से आपको फ्लावर जनरेट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये कुल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जिनको मेंडल ने यूज किया था। कोई भी जो कैरेक्टर होता है उसको रेगुलेट करते हैं 2 फैक्टर, और इन्हीं दोनों फैक्टर को आप जीन्स बोलते हो या फिर एलील्स कहते हो। तो जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो क्रोमोसोम की स्टडी नहीं थी, यानी क्रोमोसोम पता नहीं था, इसलिए उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। मीन्स ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द 2 फैक्टर and after the discovery of chromosome and on the basis of chromosomal theory of inheritance, it is clear that the characters are linked with the gene and each character is controlled by 2 genes। अब यहाँ पे जो जीन्स हैं उनका फॉर्म अलग अलग अगर होता है तो एक जीन अगर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है तो उसी को हम एलील्स कह देते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो कैरेक्टर होंगे वो जीन से या फिर एलील्स के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 जीन किसी कैरेक्टर को रेगुलेट करेंगे उसमें दोनों जीन अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, इसलिए उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वही उस कैरेक्टर को कंट्रोल्ड करता है। अब कॉम्बिनेशन कैसा होगा तो किस तरीके का कैरेक्टर उसके ऊपर जनरेट होता है, उसी के लिए डोमिनेंट और रिसेसिव 2 टाइप के ट्रेट पढ़े जाते हैं। ऐसा कोई भी जीन जिससे रिलेटेड जो कैरेक्टर होगा वो एक्सप्रेस हो जाता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो जीन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम रिसेसिव ट्रेट कह देते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये 2 अलग अलग जीन्स हैं कह लो या फिर फैक्टर हैं कह लो या फिर एलील से कह लो। तो हर कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स जरूरी हैं, इसलिए 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें क्या होगा कि अब जो अपने कैरेक्टर को शो कर देगा
उसको हम बोलेंगे कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो नहीं कर पाएगा उसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पे जो ये इस तरीके से कैपिटल टी लिखा गया है, तो जिसमें दोनों जीन्स एक जैसे होते हैं उनको हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और तो ये भी होमोजाइगस होगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं, जिसमें दोनों जीन अलग अलग नेचर के होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तब भी अपने कैरेक्टर को शो कर लेता है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहता है तब भी अपने कैरेक्टर को शो कर लेता है। लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसको अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट हैं, अगर उनके अंदर डिफरेंस हमको देखना हो तो उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस हैं। जैसे तो जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वहाँ पे अगर डोमिनेंट जीन के अलावा जो अल्टरनेट एलील्स प्रेजेंट होगा तब भी वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो रिसेसिव जीन है अगर उसके साथ अल्टरनेटिव प्रेजेंट होता है तो वो अपने कैरेक्टर को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और जो डोमिनेंट जीन होते हैं वो रिसेसिव ट्रेट को मास्क कर देते हैं, मीन्स उसके इफेक्ट को शो नहीं होने देते। लेकिन रिसेसिव ऐसा नहीं कर पाता। रिसेसिव के साथ अगर डोमिनेंट वाला जीन प्रेजेंट रहता है तो रिसेसिव डोमिनेंट को रोक नहीं पाता और डोमिनेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए एक डोमिनेंट जीन के साथ दूसरे डोमिनेंट जीन का होना जरूरी नहीं है, वो रहेगा तब भी, नहीं रहेगा उसके बाद भी वो कैरेक्टर को शो करता रहेगा। लेकिन रिसेसिव के लिए एक रिसेसिव जीन के साथ दूसरे रिसेसिव जीन का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं या जो डोमिनेंट जीन होता है वो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है जो कि कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, और जो रिसेसिव जीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट बना नहीं पाता अकेले, इसलिए उसका कैरेक्टर रेगुलेट नहीं हो पाता या फिर एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो अगर कहीं पे आप कोई क्रॉसिंग करा रहे हो जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, तो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आपको मिलेगा वही डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि F1 जनरेशन में कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं आता अगर पेरेंट में डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इस तरीके से इनके अंदर ये डिफरेंस है। तो ये पूरा रहा मेंडल्स का कॉन्सेप्ट जो पी प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद दिया था। तो मेंडल ने कैसे क्रॉसिंग कराई थी और कैरेक्टर के ट्रांसफ़र को कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। थैंक यू।